गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को है ना मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, उसके एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलते थे, क्या होता था उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, कैसा होता था, इसके बारे में बताए थे। अब हम एक आप लोगों को नया चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं जो मुग़ल एम्पायर के काल में देखा गया था, वह है मनसबदारी सिस्टम। द मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय द अकबर। मनसबदारी सिस्टम जो है वह किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, इसकी स्थापना किसने की, तो अकबर ने की। द टर्म मनसब, अब देखो मनसबदारी इसका होता है मनसब प्लस दारी। मनसब मतलब होता है मिलिट्री रैंक। जो मिलिट्री लोग होते थे, सेना लोग जो होते थे, उसको रैंक दिया जाता था। और पोजीशन गिव बाय मुगल गवर्नमेंट, मुगल गवर्नमेंट के द्वारा उसे रैंकिंग दिया जाता था, है ना। अ मनसबदार वाज अ पर्सन हु हेल्ड मनसब। मनसब को कौन हेल्ड करते थे, मनसबदार। एक मनसबदार होते थे जो मनसब को हेल्ड करते थे। इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम क्या है, यह एक ग्रेडिंग सिस्टम है यूज्ड बाय द मुगल, जो मुगल के द्वारा यूज किया जाता था टू डिटरमाइन अ पर्सन, लाइक लोगों के है ना रैंक को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, जो मिलिट्री होते थे, जो सेना होते थे, उसके रैंक को डिटरमाइन करने के लिए एक सिस्टम चलाया गया, उसे ही मनसबदारी सिस्टम कहा जाता है। अब इसके द्वारा उसके रैंक, अगर रैंक डिटरमाइन हो जाता था तो रैंक के हिसाब से सैलरी मिलता था, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हिसाब से दिया जाता था। जैसे अभी हम लोग को क्या होता है ना, सबसे छोटा चौकीदार, चौकीदार से ऊपर है ना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर उससे सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी, फिर एसपी, फिर डीआईजी, है ना। तो इस तरह रैंक होता है। तो जो डीआईजी होते हैं वो पूरे स्टेट लेवल में सबसे हेड होते हैं, तो उसकी रैंक सबसे ज़्यादा हुई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हुई, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, रैंक ज़्यादा है, तो उसको सैलरी भी ज़्यादा मिलता होगा। ठीक है। मनसबदार्स रैंक डिपेंड अपॉन जट एंड सवार, है ना। यह जो रैंक है वह जट और सवार के ऊपर डिपेंड करता था। द जट फिक्स द पर्सन सैलरी। जट का काम क्या होता था, उस पर्सन का, उस आर्मी का, है ना, या उस ऑफिसर का सैलरी फिक्स करना। एंड पर्सनल स्टेटस, उसका जो पर्सनल स्टेटस होता था, है ना, उसको फिक्स करना। वाइल सवार डिटरमाइन द नंबर ऑफ हॉर्सेज, लेकिन सवार जो होते थे उसका काम होता था कि इसको कितना घोड़ा दिया जाए, कितना लड़ाई करने के लिए हॉर्समैन दिया जाए, ये सब का काम, ये सब मेंटेन करना, है ना, सवार का काम था। द हायर द जेट रैंक द बेटर वाज द पोजीशन एंड रैंकिंग ऑफ द नोबल, है ना। जेट रैंक जितना ज़्यादा उसको मिलता था तो उसकी उतनी ज़्यादा नोबिलिटी बढ़ जाती थी। द मनसबदार्स हैड टू ब्रिंग देयर, है ना, कैवलरी मैन फॉर रिव्यू। मनसबदार जो होते थे वह क्या करते थे, कैवलरी मैन, पहले हम आपको बताइए एक बंद गाड़ी होता था जिसमें बैठ के वो लड़ाई करते थे, तो उसको जो चलाने वाले होते थे उसको रिव्यू करना, जांच पड़ताल करना। गेट देम रजिस्टर्ड इन देयर हॉर्सेज, और उसके बाद उसको रजिस्टर करना, एडमिनिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड करना। उसके जो घोड़े होते थे, दग और चेहरा, उन सबको रजिस्टर्ड करना। द ट्रूप्स ऑफ मनसबदार कुड बी यूज्ड बाय द एम्पेरर, और उसके जो ट्रूप होते थे वह राजा के द्वारा यूज किया जाता था जब उसे ज़रूरत पड़ती थी। द मनसबदार कुड बी प्रमोटेड डिमोटेड, जो मनसबदार होते थे, है ना, मनसबदार जो रैंकिंग देता था उसको प्रमोट भी किया जा सकता था, डिमोट भी किया जा सकता था, मतलब आगे भी ऊंचा पद दिया जा सकता था, और उसको खिसका के नीचे पद पे भी लाया जा सकता था, है ना। और उसे ट्रांसफ़र भी किया जा सकता था एक जगह से दूसरे जगह। इसकी रैंक जो होती थी हेरिडेटरी नहीं होती थी, वंशानुगत नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि मेरे बाप को अगर फर्स्ट रैंक मिला है तो हमको भी फर्स्ट रैंक मिलेगा, ऐसा नहीं होता था। अंडर द मुगल वेरियस डाइवर्स ग्रुप्स सच एज तुरानीज, ईरानीज, इंडियन मुस्लिम, अफगान, राजपूत एंड मराठा वेयर रिक्वायर्ड। मुगल के समय में बहुत सारे जो है ना ग्रुप थे, जैसे है ना, ये अब मैंने बताया आप लोग को, तुरानी, ईरानी, इंडियन मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठा, इन लोगों की ज़रूरत पड़ी, है ना, रिक्वायरमेंट आया। द मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज इन द फॉर्म ऑफ जागीर। मनसबदार जो थे तो इन लोगों को सैलरी जो थे वह जागीर के रूप में देते थे। दे हैड टू मेंटेन देयर हाउस होल्ड ट्रूप विद द रेवेन्यू फ्रॉम द जागीर, और वो लोग जो होते थे उन्हीं जागीर से अपना जो है हाउस होल्ड ट्रूप, जो युद्ध का सामान वगैरह होता था, उसको मेंटेन करते थे। जागीर्स वेयर नॉट ग्रांटेड परमानेंट, जो जागीर होते थे, जागीर मतलब क्या, कोई संपत्ति दे दिया, कोई बहुत लंबा चौड़ा, है ना, खेत खलिहान दे दिया कि भाई आप गेहूँ सब अपना अनाज उपजवाइए, उससे टैक्स लेकर आप उसको मेंटेन कीजिए। तो ये जो जागीर होते थे वह परमानेंट ऐसा नहीं दे दिया जाता था। मनसबदार डिड नॉट रिसाइड इन देयर जागीर, और मनसबदार जो होते थे उस पर अपना हक नहीं जता सकते थे।
दे ओनली हैड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम देम। सिर्फ उसको यह हक था कि वो उस जगह से आप टैक्स इकट्ठा कर सकते थे। द रिवेन्यू वाज कलेक्टेड फॉर मनसबदार। रिवेन्यू जो होते थे वह उसको कौन, जो टैक्स होते थे उसको कौन कलेक्ट करते थे? मनसबदार कलेक्ट करते थे। किसके जरिए? अपने सर्वेंट के जरिए कलेक्ट करवाते थे। वाइल दे सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द एम्पायर। जबकि वह क्या था, इसके है ना कुछ पार्ट में एम्पायर भी है ना, जो राजा थे वो भी इस चीज़ को वसूलते थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर जागीर्स वेयर केयरफुली असेंट एंड गिवन सो डाइट द रिवेन्यू फ्रॉम अ जागीर वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू मनसबदार सैलरी, है ना। जब मुगल का जो रीजन था, अकबर के समय जो आया, तो अकबर के समय में जो जागीर दिया जाता था तो वह जागीर जो है वह मनसबदार के सैलरी के बराबर होता था। उसको उतना जागीर दिया जाता था कि उससे जो वो लोग टैक्स वसूलते तो वह उसके सैलरी के बराबर हो जाता। बाय औरंगजेब्स रीजन, लेकिन जब औरंगजेब का समय आया, द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द सम टू बी अवार्डेड, है ना। अकबर, लेकिन औरंगजेब के समय में जो टैक्स वसूला जाता था वह टैक्स क्या होते थे, उसकी सैलरी से जो अवार्ड दिया जाता था उससे कम होता था। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार। और उस समय मुगल के समय मनसबदार है ना बहुत बड़ी मात्रा में मनसबदार को बढ़ाया गया। दिस एलोंग विद सर्टेन अदर फैक्टर्स काज्ड अ शॉर्टेज ऑफ जागीर। इसका रीजन क्या था? जागीर की कमी होने लगी। एज अ रिजल्ट द मनसबदार ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल फ्रॉम देयर जागीर कॉजिंग द पेसेंट्री मच डिस्ट्रेस। अब देखो, जब जागीर की कमी होने लगी तो वो लोग मनसबदार लोग जो थे वह क्या करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने लगे, है ना। बिना किसी चीज़ का ख्याल किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने लगे। ठीक है, चलो अब रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो टैक्स वसूला जाता था उसकी शासन व्यवस्था कैसे थी उसके बारे में जानते हैं। लैंड वाज द मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू का, टैक्स वसूलने का सबसे जो मेन सोर्स हुआ करता था वह क्या हुआ करता था? लैंड, है ना, जमीन। पीसेंट पेड टैक्सेस थ्रू अ रूरल इलाइट, है ना। अब देखो, जो किसान होते थे, जो मजदूर होते थे, ग्रामीण होते थे, वह टैक्स जो होता था तो वह क्या करता था, वह जो है ना टैक्स देते थे किसको? एक विशेष आदमी होते थे गांव में, उसको टैक्स देते थे, या जो हेडमैन होते थे उसको टैक्स देते थे, या कोई लोकल चीफ आदमी होता था उसको टैक्स देते थे। और यह सारे लोग जो है उस टैक्स को राजा तक पहुंचाते थे। दे वर टर्म्ड जमींदार बाय द मुगल टू डिस्क्राइब द इंटरमीडिएटरीज, है ना। इन लोगों को जमींदार कहा जाता था। यह इंटरमीडिएटरीज थी, राजा और किसान के बीच। किसान से टैक्स लेते, राजा को पहुंचाते, इंटरमीडिएट का काम करते थे। द लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर अकबर वाज फ्रेम्ड बाय राजा टोडरमल। अकबर के समय जो लैंड रिवेन्यू, जो है ना लैंड पे जो टैक्स लिया जाता था, तो एक सिस्टम बनाया। वह सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया था? तो राजा टोडरमल के द्वारा बनाया गया था। वह जो क्या थे, अकबर के कोर्ट में रिवेन्यू मिनिस्टर थे। दिस सिस्टम वाज लार्जली बेस्ड ऑन द शेरशाह सूरी लैंड रिवेन्यू सिस्टम। यह सिस्टम जो है शेरशाह सूरी के लैंड रिवेन्यू सिस्टम पर, लैंड पर टैक्स वसूलने के सिस्टम पर बेस्ड था। द पीसेंट लैंड वेयर मेजर्ड एंड असेस्ड। जो किसान हुआ करते थे उसके ज़मीन को मापा जाता था, मेज़र किया जाता था। अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप, और उसमें जो क्रॉप्स पैदा होते हैं उसकी प्राइस, कितना क्रॉप्स पैदा होता है, उसका क्या प्राइस होता है, कितना एरिया में वो कल्टीवेट करते हैं। तो लगभग 10 साल के पीरियड को वो लोग एग्जामिन करते थे, पूरा जो है ना जांच परख करते थे। 1570 से 1580 के बीच किसके पास कितना ज़मीन है, उसमें कितना जो है सो कल्टीवेशन होता है, कितना फसल उपजाया जाता है, उसका क्या कीमत होता है, इन सब चीज़ों को मेज़र किया जाता था। ऑन द बेसिक ऑफ दिस डेटा, और जो डेटा मिलता था उन्हीं के आधार पर वह टैक्स को फिक्स कर देते थे कैश के रूप में कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। द एवरेज प्रोड्यूस एंड प्राइस ऑफ दिस 10 years was calculated and the state share was fixed at about 1/3 of average produce। तो इस तरह फिक्स किया जाता था कि जितना प्रोड्यूस हुआ है उसका लगभग 1/3 टैक्स के रूप में देना पड़ता था।
ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इंटू रिवेन्यू सर्कल, जितने प्रोविंस होते थे सभी को एक रिवेन्यू सर्कल में डिवाइड कर दिया जाता था। ईच सर्कल हैड ऑन शेड्यूल ऑफ रिवेन्यू रेट्स ऑफ ईच क्रॉप, और सभी सर्कल का अलग अलग रेट हुआ करता था, है ना, टैक्स का रेट हुआ करता था। दिस सिस्टम ऑफ एसेस्टेड बेस्ड ऑन मेजरमेंट वाज नोन एज जब्त, ये जो सिस्टम चलते थे मेजरमेंट का उसे जब्त कहा जाता था, है ना। इट वाज अप्लाइड इन द रीजन वेयर द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड एंड कीप केयरफुल रिकॉर्ड्स, है ना। यह जो सिस्टम थे वहाँ अप्लाइड किया जाता था जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक सर्वे करते थे पूरे ज़मीन का, और उसके हिसाब से, है ना, टैक्स बांधते और उन सर्वे को वह रिकॉर्ड में रखते थे। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन सर्टेन प्रोविंसेस सच एज बंगाल एंड गुजरात, लेकिन यह चीज़ बंगाल और गुजरात जैसे प्रोविंसेस में करना मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था। खालसा लैंड्स वेयर हेल्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट डायरेक्टली, खालसा लैंड जो होते थे, है ना, खालिसा लैंड जो होते थे वह डायरेक्ट स्टेट जो है उसको कंट्रोल में रखते थे। एंड रिवेन्यू फ्रॉम देयर वेंट टू द रॉयल टेरिटरी, और उससे जो टैक्स आता था वह रॉयल टेरिटरी में राजा महाराजा के यहाँ चले जाते थे। द जमींदार्स वेयर अ सेमी इंडिपेंडेंट लैंड होल्डिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, जो जमींदार हुआ करते थे वह, है ना, उसको यह काम था रेवेन्यू को कलेक्ट करना, है ना, इसके अंदर लॉ को मेंटेन करके रखना, है ना, उसके एरिया में सारे चीज़ को अच्छी तरह से शासन व्यवस्था बनाए रखना। इन द जागीर एरिया, जबकि जागीर एरिया में रिवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय जमींदार, जागीर एरिया जो होते थे वहाँ पे रिवेन्यू को टैक्स कौन वसूलते थे, जमींदार वसूलते थे। किसके हेल्प से, तो विलेज ऑफिशियल, विलेज में जो ऑफिसर सब होते थे उसके हेल्प से। इन सम एरियाज द जमींदार गेट अ लॉट ऑफ पावर, कुछ ऐसे एरिया होते थे जहाँ पे जमींदार को बहुत पावर था, है ना, बहुत टैक्स वसूलने के अलावा और भी कई सारे उनको पावर था। तो देखिए यहाँ पे एक आप लोग को चित्र के जरिए समझाया गया है। मनसबदारी सिस्टम और रेवेन्यू सिस्टम में दो चीज़ होते थे। मनसब, यह क्या होता था, रैंक दिया जाता था, ठीक है ना। रैंक जो है दो तरह से दिए जाते थे, एक जट होते थे, तो जट का काम होता था कि उसके ऑफिसर के सैलरी और रैंक को, सैलरी और स्टेटस को चेक करना, जबकि सवार जो होते थे वह यह फिक्स करते थे कि उसको कितना घोड़ा दिया जाए, युद्ध करने के लिए कितना घोड़ा, कितना जो है सो औजार, कितना ट्रूप्स वगैरह दिया जाए। और मनसबदार जो सिस्टम था, है ना, उसमें जमींदार होते थे जो है ना टैक्स को कलेक्ट करने का काम करते थे, है ना। मनसबदार में भी दो ग्रुप होते थे, एक जागीर जो होते थे वह जो है ना रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है, और खलीसा जो होते थे वह रिवेन्यू कलेक्ट करके राजा महाराजा के दरबार में पहुंचा देते थे, ठीक है। मुगल एम्पायर आफ्टर द ग्रेट मुगल, है ना, ग्रेट मुगल के बाद, ये जो मैंने 5-6 मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ाया, इसके बाद मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की क्या हाल हुई, क्या दशा हुई, उसके बारे में देखते हैं। द मुगल एम्पायर हैड रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर औरंगजेब, जब औरंगजेब का समय था तो मुगल एम्पायर बहुत फला बहुत चरम सीमा तक पहुंच गया, दूर दूर तक लोग इसको जानते थे। बट इट वॉज ऑल्सो अंडर हिम दैट द मुगल एम्पायर स्टार्टेड, है ना, डिसजेनरेट, लेकिन जब उसकी जो है ना उसी के समय से क्या हुआ, धीरे धीरे उसके साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया, धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में बंटने लगे। आफ्टर हिज डेथ, जब 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, है ना, वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट, है ना, बिटवीन हिज सन्स। तो ऐसे होता था पहले ना, सक्सेशन चलता था, अगर कोई राजा है, राजा मर गया उसका बेटा बनता, वो मर गया फिर उसका बेटा बनता। लेकिन जब औरंगजेब मर गया तो उस राजगद्दी पर बैठने के लिए उसके बेटे लोग आपस में खुद झगड़ने लगे, और वो जो है इसके वजह से कोई लोग कैपेबल नहीं हुआ, है ना, राजगद्दी पर बैठने के लिए। द नोबल बिकेम वेरी पावरफुल, तो अब कोई राजा गद्दी पर नहीं बैठ पाया तो उसके अंदर जो नोबल होते थे, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, वह लोग बहुत पावरफुल हो गए। द मुगल एम्पायर, है ना डिसइंटीग्रेटेड एंड डिसअपियर्ड एज अर्ली 1739, मुगल एम्पायर जो है 1739 ईस्वी से, है ना, उसकी विलुप्त होना शुरू हो गया, जब नादिर शाह ने इंडिया पर, उसके जो है ना एम्पायर पर आक्रमण किया। बाय दिस टाइम द डिस्टेंस प्रोविंसेस सूबा सच एज गुजरात, बंगाल, अवध एंड हैदराबाद बिकम इंडिपेंडेंट, उसी समय जब नादिर शाह ने अटैक किया उस समय क्या है, कुछ स्टेट, कुछ सूबा जैसे गुजरात, बंगाल, अवध, हैदराबाद,
ये सब क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था, फ्री हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। द टाइटल ऑफ द मुगल बादशाह एम्पेयर लास्टेड टिल 1857, है ना 57, लेकिन मुगल बादशाह का जो टाइटल था वह 1857 तक चला। बट द एम्पायर डिड नॉट, लेकिन कोई भी एम्पायर नहीं हो सका, राजा नहीं बन सका। आफ्टर औरंगजेब डेथ द लेटर मुगल कुड नॉट होल्ड ऑन टू एम्पायर क्रिएटेड बाय द ग्रेट मुगल। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कोई भी मुगल साम्राज्य का ग्रेट मुगल जैसा शासक नहीं बन सका। द मुगल एम्पायर रिमेन्ड एन एम्पायर इन नेम ओनली। अब मुगल एम्पायर जो था वह नाम मात्र के लिए रह गया था, जस्ट अ स्मॉल एरिया अंडर द कमांड, छोटे से एरिया में ही सिमट के रह गया। वहाँ सिर्फ जो है ना एक जो है सो एक कोई आदमी है ना, एक जो है ऑफिसर वगैरह उस पर अपना शासन करते थे। इन्वेंशन बाय नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली इन 18th सेंचुरी फर्दर विकेट द मुगल। लेकिन जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने 18वीं सदी में जब वहाँ पे अटैक किया तो उसकी मुगल साम्राज्य के सारे चीज़ को ख़त्म करके और अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। डियर स्टूडेंट, तो यही चैप्टर था आपका द मुगल एम्पायर। आपके हिस्ट्री में 2 चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने चैप्टर्स है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही 2 चैप्टर है, एक दिल्ली सल्तनत, एक मुगल एम्पायर। तो आप लोग से हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें। बहुत नॉलेज की बात है, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जब आप इन है ना दोनों चैप्टर को अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब यहीं तक के लिए इतना ही, है ना। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।